Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, my students? Today we will discuss direct and indirect. Very important, very important, and you have a 10 marks question in your exam. So, without talking, let's start. What is direct and what is indirect? So, we will discuss direct. What is direct speech? You know, speech has two types. One is direct speech and another is indirect speech. इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा बेटा, अब आपने ये याद रखना है कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, पहले मैं आपको उर्दू में समझा देता हूँ और फिर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन कर लेंगे। डायरेक्ट स्पीच वो स्पीच होती है जो किसी के कहे गए अल्फाज बग़ैर तब्दीली के, बग़ैर उनमें कोई भी अल्फाज तब्दील किए, हम हू बहू वही लफ्ज़ किसी के सामने जब बोलते हैं तो ये होता है हमारे पास डायरेक्ट स्पीच। और जब हम किसी के अल्फाज को मोड़ तोड़ कर अपनी अल्फाज में बयान करते हैं तो ये होता है इनडायरेक्ट। अब सपोज़ मान लीजिए कि मैं अली मेरे पास आया था, या आपका एक क्लास फेलो, आपका कोई दोस्त अली आपके पास सुबह सुबह आता है। वो कहता है आपसे कि आज हमने लाहौर जाना है, सर को बता दीजिएगा कि मैं स्कूल से छुट्टी पे हूँ। ठीक है जी। अब उसने क्या कहा, आज मैंने लाहौर जाना है, आज मैं छुट्टी पे हूँ। ये अच्छा, जब हम किसी के अल्फाज बयान करते हैं तो ये कॉमास के अंदर होती हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, बड़े लेवल पे भी आपके काम आएगी। किसी के कहे गए अल्फाज जो होते हैं, जो मुंह से निकले हुए कोटेड वर्ड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और ये हमेशा कॉमास के अंदर होते हैं। अब जब आप मेरे पास आएंगे तो आप उसके अल्फाज की बजाय आप कहेंगे जी, आप क्या कहेंगे, अली आया था वो। अब अली की बजाय, मैं की बजाय आप क्या कह रहे हैं, वो कह रहा था कि आज वो नहीं आएगा क्योंकि वो लाहौर जाएगा। तो देखिए, ये इनडायरेक्ट होगी, यानी अली ने पहले अल्फाज बोले और आपको कहे और आपने अपने अल्फाज में आकर जब मुझे बात बताई, तो ये इनडायरेक्ट होगी। अब वही अली के सेम अल्फाज जब आप मुझ तक पहुंचाएंगे तो ये क्या है, डायरेक्ट। सामने मुंह पे बात करना डायरेक्ट होता है और किसी के ज़रिए से बात पहुंचाना इनडायरेक्ट होता है। तो अब हम इसको इंग्लिश में कर लेते हैं जी कन्वर्ट, और इंग्लिश में हम कैसे तब्दील करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं जी। तो अज़ीज़ तलबा, अब मैं आपको इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन करवाऊंगा डायरेक्ट स्पीच की, कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। अब हम उसको इंग्लिश में इसको मैं आपको करवाऊंगा। वी मे कोट हिज एक्चुअल वर्ड, वी मे कोट हिज एक्चुअल वर्ड, this is called direct speech. We may called quoted words, that is। चलिए जी, अब हम इसे लिख लेते हैं जी। कैसे लिखेंगे, इसकी जो स्पीच है, इसका जो डेफिनेशन है वो हम यूँ से लिखेंगे जी। वी मे कोट we may quote his actual words,
किसी के भी कहे हुए अल्फाज उसी बगैर तब्दीली के सेम हम जब बयान करते हैं तो ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। मेरे प्यारे बच्चों को समझ आ रही है ना? वी मे कोट हिज एक्चुअल वर्ड। दिस इज हमारे पास क्या हो गया जनाब, एंड दीज वर्ड्स, दीज ना करें बल्कि यूँ लिख लें, वी ऑलवेज यूज कॉमाज, COMMAS, कॉमाज इन दीज वर्ड्स। जी समझ आ गई मेरे बच्चों को डायरेक्ट की, कि डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। तो अब मैं आपको बताता हूँ जी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। यानी कि जैसे मैंने उर्दू में बताया कि किसी के अल्फाज को थर्ड पर्सन के ज़रिए जब मुझ तक वो बात पहुँचाई जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच। प्यारे बच्चों समझ आ रही है? चलें जी, अब हम इसको यूँ कहते हैं जी, वी मे गिव द सब्सटेंस, वी मे गिव द सब्स्टिट्यूट दे देना, सब्सटेंस दे देना है जी, किसी और ज़रिए से आगे बात पहुंचाना, ऑफ द एक्चुअल वर्ड्स, that is called, that is indirect speech। चले अब बेटा मैं आपको इसकी एग्जांपल भी बता देता हूँ। यहाँ पर पहले मैं आपको एग्जांपल बताऊँगा किसकी, डायरेक्ट की। ही सेड, ये कॉमा, फिर कॉमाज, आई एम इल, बात ख़त्म हो गई, सॉरी ये बात ख़त्म हो गई कॉमाज के अंदर। तो ये हमारे पास ये जो एग्जांपल है ये किसकी है बेटा, जी किसकी है, डायरेक्ट स्पीच की है, कॉमाज के अंदर बात हो गई है। और अगर इन कॉमाज को हम ख़त्म कर दें, अगर हम इन कॉमाज को ख़त्म कर दें, और चलिए मैं यहाँ पे यूँ लिख लेता हूँ, ये he said, कॉमाज, I am ill, कॉमाज के अंदर, ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है। क्या है जी, डायरेक्ट। अच्छा इनडायरेक्ट क्या होगा, he said that, अच्छा आई की जगह पे ये हो जाएगा जी, ही वाज इल, और कॉमे नहीं है, बस फुल स्टॉप है। ही सेड दैट ही वाज इल, तो ये क्या हमारे पास है, इनडायरेक्ट है। क्या यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ आ गई है? अगर यहाँ तक समझ आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं, अगर समझ नहीं आई तो हम थोड़ा सा घबरा लेते हैं। घबराना नहीं है, आपने मुझसे पूछना है, ठीक है। जहाँ पे समझ नहीं आएगी वहीं पे मुझे स्टॉप हो जाऊँगा जी। मैं अपने बेटों के लिए यहीं पे स्टॉप होकर आपको पहले समझाऊँगा और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे जी। सबके हाथ खड़े हैं ना जी, रेज योर हैंड्स। प्यारे बच्चों इस सेंटेंस को ज़रा गौर से देखें, ये लिखा हुआ है ही सेड आई एम इल, ही सेड। अब हम ये जो एक पूरा सेंटेंस है इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ये जो सिंगल कॉमा है, इससे पहले वाला जो हिस्सा है इसको हम एक हिस्सा कह लेते हैं, और ये अगले वाला जो हिस्सा है इसको हम दूसरा हिस्सा कह लेते हैं। यहाँ तक समझ आ रही है जी? ज़रा गौर से देखिएगा,
जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपके पास सेंटेंसेस होंगे ये इन दो हिस्सों पर मुश्तमिल होंगे, और आपने देखना ये है कि इसको सबसे पहले दो हिस्सों में डिवाइड करना है। ये इन्वर्टेड कॉमास से बार बार जो है इसको हम एक नाम देंगे और इसको अगले को दूसरा नाम देंगे। अब आपने ये ज़रा गौर से सुनना है और ये याद रखना है। मैंने पूछना है ये आपसे, ये क्या है? ही सेड। इसको ये इसमें हमें कोई बात बताई जा रही है, और जो बात बताने वाला होता है वो कौन होता है? रिपोर्टर होता है ना, जो रिपोर्टें करके आपको खबरें सुनाता है वो रिपोर्ट। तो ये हमें क्योंकि यहाँ पर सुनाई जाएगी तो हम इसको कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच। ये जो सेंटेंस का हिस्सा है इसे हम क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच। और जिसमें रिपोर्ट बताई जाती है वो हमारे पास क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। जी प्यारे बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या है? ये वाला जो हिस्सा है इसे हम ही सेड, अली सेड टू हिज अंकल, या ही सेड टू हिज मॉम, ही सेड टू हिज फादर, ही सेड टू हिज मदर, ही सेड टू हिज सिस्टर। ये जब भी कोई ऐसी बात, ही सेड टू हिज टीचर, ही आस्क्ड हिज टीचर, ये वाला जो सेंटेंस होगा इसे हम क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ये बेटा याद रखना है, मैंने आपसे ये बात बार बार पूछनी है। और फिर जो अगला कॉमास के अंदर जो अल्फाज होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? शाबाश, जिंदाबाद। सबसे पहले बताया जी आपने ये क्या होते हैं? रिपोर्टेड स्पीच, और ये शुरू वाला रिपोर्टिंग स्पीच। यहाँ तक समझ आ गई है? अगर यहाँ तक समझ आई है तो ठीक है, गुड, वेल डन। और अगर यहाँ तक समझ नहीं आई तो फिर हम थोड़ा सा समझ गए। चले जी, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा, मैं आप लोगों को जगा के रखूँगा, और ये आज आपको मैंने समझा के छोड़ना है, ठीक है? और इसके बदले में आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करके छोड़ना है। ठीक हो गया? डन जी, डन। चलें जी, यहाँ तक बात क्लियर हुई है तो मैं आगे बढ़ूँ? चलें जी, हम आगे बात को बढ़ाते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे बेटा ये जो सेंटेंस है इसमें हमने देखना है बंदे शंदे कितने हैं जी? बंदे शंदे कितने हैं, इसमें कितने लोग आए हुए हैं, क्या बात कर रहे हैं, कौन है, कितने हैं जी? चलिए जी, तो आप इसके लिए आपको मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो तकरीबन 10 वीडियोज़ हैं वो मैंने आपके लिए रखी हुई हैं। तो वो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। तो ये जो बंदे शंदे होते हैं इनको वैसे हम नाउन प्रोनाउन कहते होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काम करने वाले जो हैं वो कितने हैं? ही सेड, ये इसमें एक तो ये हो गया, आई एम एल, ये भी प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जो होते हैं इनकी हम ये इन पर्सन्स, प्रोनाउन या पर्सन्स की चेंज पढ़ते हैं, ठीक है जी। पहली बेटा बात आपने याद रखनी है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स कितनी किस्म के होते हैं? लोग शोक कितनी किस्म के होते हैं? बंदे कितनी किस्म के होते हैं? 3 किस्म के बंदे होते हैं जी, हैं जी, 3 किस्म के बंदे होते हैं। पहले को हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। जो दूसरा होता है ये होता है सेकंड पर्सन, और जो तीसरा बंदा होता है उसको हम क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना जो समझते बारातार हो रही हो आपके? पहला बंदा है तो फर्स्ट पर्सन, दूसरा बंदा है तो सेकंड पर्सन, तीसरा बंदा है तो क्या हो गया? थर्ड पर्सन। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश में पर्सन्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन कौन से होते हैं और थर्ड पर्सन कौन से होते हैं। जी शुरू करें? बताऊँ मैं आपको, आप समझेंगे ना? फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन कौन से होते हैं और थर्ड पर्सन कौन से होते हैं। जी तो मैं स्टार्ट करता हूँ जी, पहले फर्स्ट पर्सन से, यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। चले जी, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट पर्सन। बेटा जब मैं अपनी बात करता हूँ, मैं, आई, या मैं कहता हूँ ये मेरा घर है, माई, या मैं कहता हूँ मेरा क्लासरूम है, माई, और ये जो पॉइंटर है ये मेरा है, मी, आई, माई, मी। या चले बच्चों मैं आपको साथ मिला देता हूँ, हम कहते हैं ये हमारा क्लासरूम है, वी, आवर और अस। जब भी जो बंदा बात कर रहा हो वो अपनी बात करेगा तो वो फर्स्ट पर्सन होगा। आई, माई, मी जहाँ पे आ जाए ये फर्स्ट पर्सन है, वी, आवर, अस आ जाए ये कौन सा है जी? फर्स्ट पर्सन। मेरे बच्चों को फर्स्ट पर्सन की समझ आ गई? फर्स्ट पर्सन क्या होता है जी? कोई आपसे पूछे फर्स्ट पर्सन तो आप कहेंगे जो बंदा बात कर रहा होता है,
जो मुखातब अव्वल होता है, जो फर्स्ट सबसे पहले जो अपनी बात कर रहा होता है, वो बंदा फर्स्ट पर्सन है। अच्छा, फिर मैं आपको बताता हूँ जी सेकंड पर्सन क्या होता है। सेकंड पर्सन, अच्छा ये बात याद रखनी है कि फर्स्ट पर्सन जो बंदा मौजूद हो, अपनी बात कर रहा हो और वहाँ पर मौजूद भी हो, उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो फिर सेकंड पर्सन क्या हुआ जी? सेकंड पर्सन वो बंदा जिससे बात की जा रही हो और वो भी वहाँ पे मौजूद हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? यू। आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, यू, योर्स और यू। ये आप बेटा आपके पास क्या है? थर्ड पर्सन है। ये आपके पास क्या है? थर्ड पर्सन। बात को ज़रा समझिएगा। फर्स्ट पर्सन क्या हो गया? आई, माई, मी, वी, आवर, अस। समझ आ गई कि नहीं आई? सेकंड पर्सन क्या हुआ? यू, योर्स, यू। जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, जब हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे, तो थर्ड पर्सन मतलब वो बंदा इधर हाजिर नहीं है। वो बंदा वो भी हो सकता है, वो बंदा ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे अगर वो है, हम कहते हैं ही प्रेजेंट तो नहीं है ना, ही, हिज, हिम। और अगर हम बात करें शी के बारे में, तो शी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। ठीक हो गया जी। ये जो पर्सन हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, इनको हम क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन मेरे बच्चों को याद हो गया। अगर यहाँ तक बात समझ आ गई है तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट सीक्वेंस में आपको अगर पहली बात की समझ आएगी तो आप अगली बात समझेंगे, अगली बात की समझ आएगी तो वो उसका रिलेटेड पहली बात से होता है, तो वो आप समझेंगे, वरना फिर ये सब कुछ ऊपर से चला जाएगा। अगर आपको सबसे पहले मैंने बताया था इसके हिस्सों की समझ आ गई है, ये कौन सा है जी? रिपोर्टिंग स्पीच है। ये कौन सा है जी? रिपोर्टेड स्पीच है जी। उसके बाद मैंने पर्सन बताया, ये इसमें बंदे संदे कौन से हैं जी? इसमें ये ही है, ही कौन सा पर्सन है जी? ये थर्ड पर्सन है। ये कौन सा पर्सन है जी? ये फर्स्ट पर्सन है। चले, जब भी इस किस्म के सेंटेंसेस आ जाएं बेटा, आपने डायरेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आना है किस पे? रिपोर्टेड स्पीच के। रिपोर्टेड स्पीच जो है इसके आपने पर्सन्स पे आना है और देखना है कि यहाँ पे पर्सन कौन सा इस्तेमाल हुआ है। ही सेड आई एम इल। आई कौन सा पर्सन है? शाबाश, आई फर्स्ट पर्सन है। अच्छा, अब इसके तीन रूल हैं सन वाले, SON, सन। वो कहानी सुनी हुई है ना कि एक बंदे को वो डायरेक्ट नहीं आते थे, वो बड़े टीचरों से पढ़ता रहा लेकिन उसको समझ नहीं आई, यहाँ तक कि वो बेचारा फेल होता रहा, बार बार फेल होता रहा। अच्छा, इतना वो हो गया कि उसका बेटा भी 10th क्लास में पहुँच गया। अब ये टेंथ वाले बच्चे जो हैं ये सुन लें कि उसका एक बेटा भी 10th क्लास में पहुँच गया, लेकिन उसको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की समझ नहीं आई। तो बहुत सारे उसके क्लास फेलोज ने उसे मशवरा दिया कि भाई आप इतने टीचरों से में समझ चुके हैं, आपको समझ नहीं आई, अपने बेटे से भी समझ के देखिए, शायद डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की समझ आ जाए। तो उसने अपने बेटे से कहा, चल भाई पुत्र, आप मैंने ज़रा समझा क्या बात हो रही है, इधर ज़रा आओ लाइन में। तो बेटे ने ये, उसको यहाँ पे समझ नहीं आती थी, पर्सन्स की समझ नहीं आती थी। बेटे ने कहा, अब्बा जी आपने याद रखना है एक फार्मूला है सन, एक फार्मूला है सन। ये सन आपने जहन में रखना है और आपको पर्सन्स तब्दील करने फ़ौरन यूं मिनट में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि बताएं। तो बेटे ने कहा, अब्बा जी यहाँ पर अगर फर्स्ट पर्सन हो, क्या हो? फर्स्ट पर्सन हो, तो ये एस है, एस मतलब सब्जेक्ट, तो इसको आपने इसके मुताबिक तब्दील करना है, सब्जेक्ट के मुताबिक। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और अगर यहाँ पर हो सेकंड पर्सन तो ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। और अगर हो यहाँ पे थर्ड पर्सन तो एन मतलब नो चेंज। फर्स्ट पर्सन होगा तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसके मुताबिक आ जाएगा। यहाँ पे हो सेकंड पर्सन तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं कहता हूँ ही सेड टू मी, मी क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो फिर इसके अगले के मुताबिक तब्दील होगा। पहले फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के मुताबिक, यहाँ पर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और यहाँ पर थर्ड पर्सन है, ही है, हिज है, हिम है, दे है, तो ये नो चेंज।
जी समझ आ गई। चले मैं अब आपकी इसको सिंपल एग्जाम्पल्स करवाता जाता हूँ, एग्जाम्पलियाँ हैं जी। मेरे जहन में वो पंजाबी का वर्ड है एग्जाम्पली, वो वाले वर्ड्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, मैं आपसे बात कर रहा हूँ पर्सन चेंज की। तो ये हमारे पास देखिए बेटा, सिंपल सी बात है, ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? ही। तो हम ही के मुताबिक तब्दील करेंगे। ही सैड डैट। कॉमाज ख़त्म करने के लिए हमने डैट लगा दिया, ये कॉमे ख़त्म हो गए तो हमने डैट लगा दिया। ही सैड डैट, और ये आई है तो मतलब ही बन जाएगा। ही सैड डैट ही, और जो एम होता है इज एम आर, ये वाज वार में तब्दील हो जाता है। ही वाज इल। ये हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होगी। चलें अब मैं इसका ज़रा आपको तब्दील करके दिखा देता हूँ। ही सैड, थोड़ा सा जी रंगों की तब्दीली जो है तब्दीली ज़रूरी होती है। ही सैड टू मी, चले मी कर लेते हैं। ये इन्वर्टेड कॉमास, ऊपर वाले कॉमास। अच्छा यहाँ पर अब हमने सेकंड पर्सन लगाना है। यू आर इल, और ये तो बेटा अब हमने क्या करना है, ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिससे बात वो कर रहा है, जिसको बता रहा है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर इसी को कंसीडर करते होते हैं, ठीक है। अच्छा मी की असल हालत क्या है? आई माई मी, आई। तो हम क्या कहेंगे? ही, वैसे सैड को टोल्ड में चेंज कर लेते होते हैं। ही सैड टू मी, ऐसे रहने दे फिर भी कोई बात नहीं है। ही सैड टू मी, कॉमे ख़त्म करने के लिए हमने डैट लगा दिया। अब सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या है? मी है, मी आई हो जाएगा। आई इज एम आर चेंज इन टू वाज वर, आई वाज इल। जी समझ आई कि नहीं आई? चले मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ। अब हम थर्ड वाला एक सेंटेंस लिखेंगे। ही सैड शी इज इल, ये कॉमास, ठीक है कि जी। अच्छा अब ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन हम कहते हैं जी नो चेंज, तो हम इसको वैसे लिख देंगे। ही सैड दैट, शी का शी रहने देंगे। शी वाज इल, लेकिन टेंस की तब्दीली हमने ज़रूर करनी है। क्या मेरे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई है? अगर यहाँ तक समझ आ गई तो हम आगे बढ़ें। जी तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा रिपोर्टेड स्पीच में इम्पोर्टेंट चेंजेस जो कि हम लोग हर सेंटेंस के अंदर होती हैं। रिपोर्टेड स्पीचेस के अंदर इम्पोर्टेंट चेंजेस। अच्छा चेंजेस जो अमूमन तौर पे हर एक के अंदर होती हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी, ठीक। यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ जी, इज़, आपने ये देखते जाना है। इज़, एम और आर ये तब्दील हो जाते हैं वाज और वर में। वाज एंड वर। यहाँ तक समझ आ गई मेरे बच्चों को? जी ज़रा गौर से सुनते जाएं। अच्छा हैव और हैज़ आ जाए फकरे के अंदर तो ये चेंज हो जाते हैं हैड और थर्ड फॉर्म में। ठीक हो गया जी। अच्छा इज़ एम आर के साथ अगर आ जाए, इज़ एम और आर के साथ आई एच जी वाली फॉर्म आ जाए तो फिर ये वैसे ही इसको हम वाज वर वाली, वाज और वर वाली फॉर्म में आई एन जी फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ठीक हो गया जी। विल जो है, विल और शैल, वुड और शुड, वुड और शुड में ये तब्दील हो जाते हैं जी। विल और शैल चेंज जो है ये किस में हो जाते हैं? शुड और वुड में। अगर वर्ड आ जाए नाउ, NOW, नाउ, तो इसको आपने चेंज कर देना है देन में। नाउ को देन में, एगो को बिफोर में,
बेटा ज़रा गौर से समझिएगा, एगो को आपने किस में कर देना है, बिफोर में। टुडे को अब हम चेंज कर लेंगे डैट डे में, टुडे डैट डे। क्या मेरे शहजादों को समझ आ रही है? चलें जी आगे बढ़ते हैं। हेयर अगर आ जाए, HERE हेयर, अगर इस किस्म का सेंटेंस आ जाए तो इसे हम देयर कर देते हैं, हेयर एंड देयर, राइट। अच्छा, अगर हमारे पास आ जाए टुमारो, TOMORROW, टुमारो, द नेक्स्ट डे। मेरे प्यारे प्यारे शहजादों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही तो बताइएगा मुझे। लास्ट नाइट ये हो जाएगा प्रीवियस नाइट, VIOUS, प्रीवियस नाइट। यहाँ तक समझ आ गई? अगर 10 आ जाए, THUS, 10, तो ये देन में या सो में, देन और सो, जो आपका दिल करे। प्रोनाउन का बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। दीज का अगर दीज हो तो दोज कर देते हैं, दीज, इसको हमने क्या कर देना है, दोज कर देना है, राइट। अच्छा, अगर वर्ड आ जाए हुर्रा अलास तो हम एक्सक्लेम विद हैप्पीनेस या फिर एक्सक्लेम विद सारो। तो इस किस्म के हम लोग इनको हम लोग चेंज कर लिया करते हैं। तो यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ आई है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये सारी तब्दीलियाँ आपने याद करनी, अपने पास लिख लेना है और याद करके एक दूसरे को सुनानी है। फिर मुझे भी बताना है कि इज़ एम आर चेंज हो जाता है वाजवार में, हैव हैज़ चेंज हो जाता है हैड में, इज़ एम आर चेंज हो जाता है वाजवार और ING वाली फॉर्म में, विल शैल वुड शुड में, नाउ देन में, एगो बिफोर में, टुडे को डैट डे में, हेयर को देयर में, टुमारो को द नेक्स्ट डे, लास्ट नाइट को प्रीवियस नाइट में, 10 को सो में और दीज को दोज में। शाबाश मेरे बच्चों। एक दो एग्जांपल्स करवाऊंगा और फिर हम सॉल्व प्रीवियस पेपर वो हम कर लेंगे 10 सेंटेंसेस और फिर हम इसकी सीरीज़ में मैं आपको जो एग्ज़ाम बोर्ड के एग्ज़ाम में रिपीटेड सेंटेंसेस आते हैं उसकी एक अलग से वीडियोस बनाकर एक दो वो अलग से बना लेंगे। ठीक हो गया जी। ये रूल्स शूल्स के लिए आपने ये जो पहली एग्जाम ये जो हमारा डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का पहला पोर्शन है ये अब आप लोगों ने याद रखना है। ठीक हो गया जी। चलें जी, ये हमारे पास एक डायरेक्ट सेंटेंस है जी, शी सेड, यहाँ पर कॉमास और हम लोग लिखेंगे आई ईट एन ऑरेंज, ORANG, और ये कॉमास के अंदर बात हो गई बंद। चलें जी, अब आप जब भी इसको चेंज करते हैं सबसे पहले मैंने क्या कहा था, आपने पूरे सेंटेंस में किसको देखना है, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के आपने प्रोनाउन को देखना है, यहाँ पर सब्जेक्ट को देखना है क्या है, आई है। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो इसके मुताबिक तब्दील हो जाएगा। अब आप इसको तब्दील करेंगे जी, शी सेड डैट, कॉमे ख़त्म करने के लिए डैट लगा दिया और आई की जगह पर क्या आ गया जी, शी आ गया, शी। अच्छा, अब मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन अगर ये फर्स्ट फॉर्म है यानी इज एम आर जो वाज बार में तब्दील हो रहा था, इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो रहा है पास्ट डेफिनेट में। तो प्रेजेंट में पहली फॉर्म यूज होती है, तो पास्ट में सेकंड फॉर्म, आई एट एन ऑरेंज। यहाँ तक बात क्लियर हो गई मेरे बच्चों की। चले अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और सेंटेंस है जी आपके पास, ये है ही सेड इट इज़ रेनिंग, ही सेड इट इज रेनिंग, ये कॉमास के अंदर बात खत्म। अब आप सबसे पहले ये देखें, इट है, इट कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, नो चेंज, गाली मुहतम हो गई। ही सेड दैट इट इज एम आर चेंज इनटू वाज रेनिंग। जी प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई। चलें जी, अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ।